नमस्कार साथियों। आप चाय और समीर की इस डिजिटल चौपाल में आज फिर आपका स्वागत है। और आज आपकी शाम कुछ थोड़ी सी विशेष होने वाली है, क्योंकि आज आपको एक बहुत ही दिलकश प्रस्तुति सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। हमारे बीच में होंगे पंडित मोहन सिंह रावत जी पौड़ी से, और एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में बताने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, क्योंकि मोहन सिंह जी का एक खास निवेदन है कि वो सुनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उनसे सुर और ताल और वाद्य की बात ज़्यादा की जाए, बजाय उनके जीवन के उन चीज़ों के बारे में बताया जाए जो कि जनरली किसी की सीवी बनाते हैं। ये प्रोग्राम जो आप चाय और समीर पे आपको देखने को मिलेगा, इसे सोहम हिमालयन सेंटर और सांख्य आर्ट फाउंडेशन बनारस की तरफ से के सहयोग से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सारी बात को शुरू करने से पहले जो एक चर्चा मैं करना चाहूँगा आपके साथ, वो ये है कि हमारे उत्तराखंड में एक विचित्र बात ये भी है कि हमारे पास में बहुत सारे नायाब हुनरदार कलाकार और विशेषज्ञ मौजूद हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उनको उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाते और उनको उस तरीके से नहीं प्रसारित कर पाते जैसा हमें करना चाहिए। बहुत से प्रदेशों में हमने देखा है कि जब भी कोई कलाकार कहीं पर किसी जिले, प्रांत, तहसील, गांव में उठना शुरू होता है तो लोग उसको बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम्स में बुलाते हैं। अलग अलग जगहों पर उसको मौका देते हैं ताकि वो खूब लोकप्रिय हो। और जब कोई किसी क्षेत्र में लोकप्रिय होता है तब बहुत सारी संस्थाएं उनको सम्मान के साथ अपने यहाँ बुलाती हैं। और इस चीज़ की थोड़ी सी कमी मुझे दिखती है अपने प्रदेश के अंदर, और यही मोटिव भी था आप चाय और समीर जैसे इस पोर्टल का, कि हम ढूंढना शुरू करें ऐसे कलाकारों को, ऐसे हुनरदार लोगों को, ऐसे गंभीरता से काम करने वाले लोगों को जो अपने अपने क्षेत्र में कमाल की उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम उसे उस तरह से पॉपुलराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पोर्टल का एक ही काम है कि हम उन्हें ढूंढें, उन्हें सामने लाएं, उनको आपसे रूबरू कराएं, और फिर उनकी जो खूबियां हैं उनसे आप लाभ उठा पाएं। ये है आशय आप चाय और समीर जैसे इस पेज का। अब क्या है कि अगर हम उनको लाते हैं और आप उनसे सवाल जवाब करते हैं तो कई दफ़े ये होता है कि जो सपना आप पाले हुए हैं उसके जवाब उनसे मिलने शुरू हो जाते हैं आपको। ये मुझे कैसे पता चला कि पिछले 2-3 प्रोग्राम करने के बाद में जो सैकड़ों क्वेरीज मेरे पास आई हैं वो इसका प्रूफ है कि लोगों ने ये कहा, अरे ये तो मेरे ज़िले से पड़ोस से थे, इन्हें तो मैं इतने दिनों से जान ही नहीं पाया। ये चीज़ ही मेरी उपलब्धि है और या इस पोर्टल की उपलब्धि है। तो इस सिलसिले को हम बहुत आगे तक ले जाने के मूड में हैं और हमारी टीम इस पर लगी हुई है कि उन लोगों को खोजें, उनको बाहर लाएं, उनको लोकप्रिय बनाएं और उनकी बातचीत से लोग लाभान्वित हों। कई बार क्या होता है कि एक कोई संगीतज्ञ है, एक कोई किसी कला में निपुण है, वही सपना कोई युवा, कोई बच्चा देख रहा है कि मैं भी ऐसा बनना चाहूँगा, पर उसको जो लोकप्रिय लोग दिखते हैं वो दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर या विदेशों में बैठे दिखते हैं। तो उसका सपना कभी कभी मरता है कि मैं कैसे उनका शागिर्द बनूं, जबकि उससे 2 कदम के ऊपर उसी तरीके का, उसी कैलिबर का उस्ताद मौजूद है। तो ये जो सेतु बनाने का काम कर रहा है आप चाय और समीर, उससे मुझे खुशी मिल रही है। तो आज मैं आपके सामने जिन कलाकार की बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा उनके बारे में बताना ज़रूरी है। उन्होंने पिछले 30 सालों के अंदर क्या क्या मेहनत करी है, क्या क्या उन्होंने शिक्षा हासिल करी है, कैसे कैसे लोगों से उन्होंने संगीत को सीखा है, कैसे कैसे घरानों के साथ में उन्होंने अपना संबंध बना कर रखा है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। पंडित मोहन सिंह रावत जी पौड़ी से हैं। उन्होंने MA इंग्लिश गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया है। ये तो उनका
उस कलम की डिग्री की बात मैंने करी, जो सबसे पहले बता देना ज़रूरी है। लेकिन जो चीज़ उनको एक नायाब हीरा बनाती है, वो बात कुछ और है। वो है, उन्होंने प्रवीण की शिक्षा हासिल करी संतूर, तबला, सितार, वायलिन और वोकल। उन्होंने प्रभाकर की शिक्षा पूरी करी सारंगी, पखावज, नाल तरंग, जल तरंग और दिलरुबा में। भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ से उनका एसोसिएशन रहा। उनको संगीत नाटक अकादमी से स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। और संतूर से अलग उन्होंने हारमोनियम और तबले के ऊपर नामचीन अंतर्राष्ट्रीय और ख्यात लब्ध कलाकारों के साथ संगत करी हुई है, जिसमें मुख्य हैं पंडित भोलानाथ मिश्रा, पंडित दीनानाथ मिश्रा, पंडित अजय पोहनकर, विकासधर तेलंग, कुमुद दीवाना आदि। उनकी परफॉर्मेंसेस पूरे देश में अलग अलग मंचों से हुई है। थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको जान लेना ज़रूरी है, तभी आप उनकी रेटिंग कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग की अक्सर आदत है कि लोगों की डिग्री से, लोग किन मंचों पर गए उससे उनकी रेटिंग करते हैं। तो वो भी लिस्ट छोटी नहीं है, दमदार लिस्ट है, जहाँ उन प्लेटफॉर्म्स की जहाँ पर पंडित मोहन सिंह रावत जी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वो है, एक था कल का कलाकार नजीबाबाद, एक मंच, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन शिमला में संतूर का उनका प्रस्तुति, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, श्रुति मंडल जयपुर, लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली, कुंभ फेस्टिवल हरिद्वार, योग फेस्टिवल ऋषिकेश, वीणा महाराज ऋषिकेश, उमंग म्यूजिक कॉन्सर्ट दिल्ली, ऑटम फेस्टिवल पौड़ी और मेरठ लुधियाना आदि में उनकी अनेक प्रस्तुतियां हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि उनका जो हुनर है उसको लोगों ने खूब अच्छे से पहचाना हुआ है। सिर्फ हमको अपने इन जिलों में, अपनी इन तहसीलों और गाँव में ये बात बतानी है कि कैसा नायाब हीरा हमारे बीच में मौजूद है। आप में से जो भी संगीत के सीखने के इच्छुक हों, जो उस तरीके की चीज़ों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो उनसे ज़रूर जुड़े। अभी 92 से 97 तक वे तबला इंस्ट्रक्टर रहे उत्तरांचल संगीत विद्यालय पौड़ी में। 77 से 79 तक उन्होंने वोकल इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभाई संगीत विद्यालय कोटद्वार में। और 2000 से अब तक वो वोकल इंस्ट्रक्टर हैं भातखंडे संगीत महाविद्यालय पौड़ी में। तो अगर आप इस चीज़ में इच्छुक हैं तो उनसे वहाँ जुड़ सकते हैं। वर्तमान की एक उपलब्धि जो अभी है, जो उनको बहुत बड़े मंच देने वाली है, इस कोविड की अगर ये प्रॉब्लम ना आई होती तो आप उनको आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी उसी तरह से खूब देखते, क्योंकि उसने उनको हाई ग्रेड आर्टिस्ट का एक्रेडिशन दिया हुआ है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और अपनी बात पूरी करते करते मैं फिर दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा सांख्य आर्ट फाउंडेशन का, जिनका बहुत ज़्यादा सहयोग हमें मिला हुआ है हमारे इस तरीके के मिशन को आगे बढ़ाने में। तो उसमें मैं ख़ास तौर से हरिदर्शन जी का विशेष धन्यवाद करूँगा, जो सांख्य आर्ट फाउंडेशन के कर्ता धर्ता हैं, और उन्होंने मुझे बहुत तरीके का सहयोग दिया हुआ है। अभी मैं बिल्कुल चलने से पहले एक मैसेज पंडित मोहन सिंह रावत जी को देना चाहूँगा कि उन्हें अभी अभी एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ है पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी से, जो कि हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं इंडिया के साउथ अफ्रीका में। और उन्होंने एक विशेष मैसेज के द्वारा उनको शुभकामनाएं दी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है मोहन सिंह रावत जी, आप बहुत जल्द लाइव आइए और अपने जो दर्शक हैं उनका मन मोहिए संतूर के द्वारा। धन्यवाद। ये साउंड इसका साफ है क्या?
रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ से। दोबारा बोलो। ये आवाज साफ आ रहा है इसका कि नहीं? ये जो इसकी डिलीकेसी जो जो सॉफ्टनेस है वो आ रही कि नहीं आ रही इसमें? क्लियर। हो गया। नमस्कार। आज सभी संगीत के सुधी जो श्रोता हैं और इसका जो रसास्वादन करने वाले जो लोग हैं उनको मेरी तरफ से मेरा आभार। और आज इस स्वरमयी श्रृंखला में मैं सबसे पहले जो राग बजाऊंगा उसका नाम है राग रागिश्री। इसको थोड़ा इसमें मैं आलाप, जोड़, झाला और इसके बाद इसकी थोड़ा सी जो इसका राग की जो अवतारणा होती है उसको पूरा स्थायी अंतरा संचार या भोगी सहित से बजाऊंगा। और बीच में जो अपना मेरा एक इस राग में जो वर्षों से सोचना है वो भी मैं व्यक्त करूंगा और जितना अच्छा हो सके मैं आप लोगों से अपने बजाऊंगा इससे। दूसरी चीज कि राग को प्ले करना और बजाना और राग को अवतरित करना ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। राग को इनकारनेशन करना ये अलग बात है। स्वर मेरे पास है, राग का जो धर्म है वो मेरे पास है और उसके बाद आप क्या सोचते हैं उसके लिए और आपकी वर्षों की सोच क्या है, आपका अतीत का संस्कार क्या है, आपके गुरु ने क्या सिखाया आपको, सब इसके अंदर इसमें नहीं होती। आज मैं एक बार फिर ये रागिश्री जो राग है इसमें एक तो ये बागेश्री अंग का राग है ये, और बहुत ही रागांग रागों में बागेश्री अंग का सबसे प्रचलित एक राग है ये राग रागिश्री। राग रागिश्री का दो प्रकार होता है, एक होता है खमास थाट वाला और एक होता है, दोनों ही खमास थाट से हैं ये। और लेकिन मैं जो रागिश्री बजाऊंगा इस कोमल निषाद की रागिश्री होगी और जो दोनों निषाद उसमें लगाते हैं वो उत्तरांग में जाते समय उनका एक अलग भाव है। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा एक राग का सौंदर्य और जो राग जो स्पष्टता जो झलकती है वो कोमल निषाद की रागिश्री में है। तो इसमें मैं सबसे पहले आलाप, जोड़ और झाला ये मैं आपको बजा के सुनाता हूं उसे।
बंद करना। हो गया चलो।
मेरा ये संतूर की तरफ जो रुझान हुआ, यदि मैं अपना पीछे वाला जीवन देखूं तो उसमें तंत्र वाद्यों की तरफ मेरा जो रुझान रहा, चाहे वो सितार हो, सरोद हो, या मोहन बीणा हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट तार वाला वाद्य हो, उसके पीछे मेरा एक, क्योंकि पढ़ने में मेरा बड़ा रुझान रहता था, तो मैंने एक बार अलाउद्दीन खान साहब का एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था। उसमें उनको बड़ा शौक था, इसमें सारे तंत्र वाद्य, सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट को बजाने बड़ा शौक था उनको, उसमें साधना करने का, उनको सिखाने का। तो वो रुझान वहां से मेरा एक बना। अब वैसे जो प्रारंभिक मेरी जो शिक्षा हुई वो तबले से प्रारंभ होती है, और वहां से होते होते मेरे जो गुरुजी जो थे, अजीत सिंह नेगी जी, सुखदेव सिंह रावत जी, इनके माध्यम से मैंने पहले गायकी का गायन और ये तबला, इसको पहले अच्छी तरह से पहले आत्मसात किया उसे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट में जाने का जो जो सबसे प्रमुख जो श्रेय जाता है वो मेरे गुरुजी पंडित उत्तम महाराज जी। उन्होंने जो है, उनके पास उससे पहले से बजाता था थोड़ा, मैं उसका बेसिक जो है बजाता था, लेकिन मैं गुरुजी के पास पहली बार सुना था मैंने। तो उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने कहा, मुझे कहा कि तुम बजा सकते हो उसे, आज से 25-30 साल पहले। तो मैंने वहां से उसको बजाना शुरू किया, और थोड़ा मन के अंदर मुझे लय का, ताल का, सुर का, ये थोड़ा सा इसका आइडिया एक था। और इस साज को आत्मसात करने के लिए जो मेरी एक जो बेसिक जो फाउंडेशन थी वो पहले से पूरी थी, सिर्फ उसमें साधना करने की एक आवश्यकता थी। तो वो मैं इसमें करता चला गया। और इस साज का जो नेचर है, जो जिस ढंग से इसमें रागदारी आना चाहिए, जिस ढंग से इसमें आलाप आना चाहिए, वो धीरे धीरे मैं इसमें आत्मसात इसे धीरे धीरे करता गया। जैसे कि इसमें आलाप कैसे किया जाए, इसमें जो शास्त्रीय संगीत की रिक्वायरमेंट है वो कैसे इसमें पूरी की जाए। तो वो कभी कभी जो है उसको स्वाध्ययन से, कभी हमारे जो गुरुजी बजाते थे उससे वो करके। एक बार मेरे गुरुजी का एक बड़ा संस्मरण मुझे याद आ रहा है इसमें, कि उन्होंने एक बार मैं उनके सामने बैठा हुआ था, तो रात मेरे ख्याल से 12:30 बजे का एक समय था। तो मैं संतूर मिला करके राग चंद्रगौश में मैंने मिलाया था उसे। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि सुनाओ थोड़ा सा। तो वो सुन करके 2-4 मैंने स्वर लगाए, वातावरण बड़ा स्तब्ध सा, बड़ा ऐसे म्यूजिकल सराउंडिंग्स था, बड़ा शांत एक माहौल था। तो गुरुजी थोड़ा देर के लिए रोने लगे उस पे। तो मैं थोड़ा ऐसा रह गया, मैंने सोचा कुछ कोई अपनी कोई निजी कोई जिंदगी से कोई बात ये कह रहे हैं या कुछ ऐसा सोच रहे हैं। तो मैंने पूछ ही दिया उनसे। तो उन्होंने कहा नहीं बजाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा बजाना। लेकिन अचानक वो प्रत्येक बात समाप्त होने के बाद एक सीख देते थे। वो सीख इस तरह की थी कि वो कहते थे कि ऐसा है कि मोहन, एक बताओ कि जिस दिन तुम्हारे हाथ नहीं चलेंगे, अब या कुछ, तो उस दिन रोओगे कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट कैसे नहीं बजा पा रहा हूं। उनका मतलब ये था कि आज से ही आप इंट्रोवर्ट होना सीखिए, आज से ही आप बिना साज के संगीत में ही होना सीखिए, तब ये चीज आएगी। अच्छा, मेरे एक गुरु और थे, पंडित रविदास जखवाल जी। वो उनका मेरे घर पे आना बहुत ज्यादा था। उनका एक कथन मुझे आज तक याद है कि जैसे कि मुझे प्रचलित, अल्प प्रचलित और अक्षोभ, अनवट, नवनिर्मित रागों का बहुत ही मेरे पास एक विशाल एक संग्रह है, और उनमें से मैं काफी बजाता भी हूं उसे। तो उन्होंने एक बात कही कि ऐसा मोहन कि तुम्हें राग तो काफी मालूम है कि संगम केदार और फलाना कौंस, फलाना ये राग करके, फलाना मल्हार, लंकदन, सारंग और ये। लेकिन तुमको पता है कि दो चीज होता है, एक होता है एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज की कितना बढ़ा हुआ, कि मैं कल्याण के प्रकार से आने चाहिए मुझे, तो तोड़ी के प्रकार आने चाहिए ये। लेकिन तुमको पता है अभी जीवन सारा लग जाता है यमन के पीछे, आप निशान ढूंढते। तो मैं उस समय उस वक्त को बात समझ नहीं पाया। तो उनका एक था कि आप एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज के साथ इंटेंसिटी ऑफ नॉलेज उसके साथ रखिए। तो ये आज तक मैं ये जो रागिस्ट्री बजा रहा हूँ 30-40 सालों से, मैं से गायन में भी, इसमें तराने, इसमें ध्रुपद, इसमें ख्याल, इसमें गत, सितार में गत, ये वगैरह बजाते रहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे ये एहसास होने लगा कि नहीं, इसका गा ये है, इसका मध्यम ये है, इसका ऋषभ ये है, इसका निषाद ये है। इस तरह से मेरे गुरु जो है ना, सिखाने के साथ साथ इसकी जो एक आध्यात्मिक जो पृष्ठभूमि होती है संगीत से जोड़ने की, ये अक्सर मुझे बताते रहते थे। और असल में संगीत सीखने वाली चीज नहीं है, इस तरह से इम्बाइब करने वाली चीज है, एक आत्मसात करने वाली चीज है। तो ये मेरे गुरु बहुत ही अच्छी तरह मुझे बताते। अच्छा, एक बार
एक वाक्य मुझे बहुत याद आया। मैं एक बार लखनऊ गया था। वहां मुझे गढ़वाल के बड़े जाने माने सरोद वादक थे, पंडित शमशेर सिंह रावत जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो संगीत के बारे में इस प्रकार से चर्चाएं करते थे कि देखिए कि ऐसा है कि आपको बजाने में आनंद आ रहा है, उतना ही आपको शास्त्र की तरफ भी उन्मुख होना चाहिए। जैसे ये रागेश्वरी में बजाया तो इसमें धा नी नी धा सा क्या कह रहा है, सा गा मा रे सा क्या कह रहा है, गामा धा गामा नी धा गामा सा नी धा, ये फ्रेजेस क्या 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 कह रहे हैं आपके लिए। फिर वो कहते थे एक बार बताओ मोहन कि तुमने जो है अभी तक तुम संगीत सीख रहे हो कि संगीत ने तुमको कुछ सिखाया है। मैं समझा नहीं बात। उनका ये कथन मुझे बड़ा ही ऐसा लगा कि संगीत को मैं सीख रहा हूं लेकिन संगीत ने तुमको कुछ सिखाया। आज वर्षों बाद मुझे फील होता है संगीत ने मुझे सिखाया बैठना, संगीत ने सिखाया दर्शन, संगीत ने सिखाया जीवन की कला, जीने की कला। ये जो ये शायद मतलब इतना डेप्थ में जा करके आप जब जाते हैं उसमें तो स्वर के नए आयाम, नए डायमेंशन में खुलते रहते हैं। तो ये मुझे गुरु लोगों से ही ये एहसास ये मिला। दूसरी बात कि जब तक ये नहीं कि मैं संतूर बजाऊं, परिपूर्णता तभी आएगी। एक सुखदेव सिंह रावत जी का मुझे कथन याद है कि ये ऐसा आर्ट नहीं, ऐसा कौशल नहीं कि जिसमें 6 महीने के लिए सीखिए फिर हो जाए, 7-8 महीने के लिए रेफ्रेशर कोर्स कर लीजिए वो हो जाए, ऐसा नहीं। ये एहसास मुझे वर्षों बाद हुआ। वो क्या कहे, उनके जाने के बाद मुझे एहसास होता है। ये बहुत कम लोग उनको ये एहसास कर चुके हैं। यहाँ पौड़ी में रहते थे, उनका गाना बजाना, उनका गाना, लेकिन उनसे जो एक जिस स्ट्रीम से वो जुड़े हुए थे उस चीज को मैं समझता था कि यार ये क्यों इस तरह से ये राग का विश्लेषण कर रहे हैं, क्यों ये हर इनके अंदर ये आक्रोश क्यों है। ये राग की चर्चा कहीं पे सड़क में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कि वो चर्चा लगातार उनके साथ में थी। तो मुझे ये लगा कि ये सारा लखनऊ का कल्चर जो है, लखनऊ में डॉक्टर रतनचंद के केस से भातखंडे से जो है सीख के आए थे मेरे गुरु। तो उन्होंने जो है बहुत इसमें जो मुझे एक रास्ता जो दिया। और बाकी ऐसा होता है कि गुरु आपको रास्ता देता है, आपका मतलब ये पथ जो उसको प्रशस्त करता है आगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिसीविंग जो है वो कितना आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं आज बताया कल कह दिया नहीं मुझे आ गया, नहीं मुझे आ गया, ये भी आता है मुझे, ये भी आता है, इस प्रकार की ये बात न कभी थी। अच्छा, बचपन मुझे याद आता है अपने बचपन के दिनों में कि जब बच्चे जो है खेलते रहते हैं, ये इधर उधर जो है दूसरों से मन लगाना, ये खेलना और आमोद विनोद की बातें करना, ये करना। आज तक मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, बहुत करीब जो है 5-6 साल का, तो मुझे घर वाले बताते हैं कि तू एक डिब्बा लेकर बजाना, कहीं पर बैठ जाना और ताल की तरफ जो आसक्त हो जाना, ये बचपन से मेरी एक प्रवृत्ति थी। तो लेकिन फिर क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा तबला बजाने वाले, जो सिर्फ किसी बजाने वाले, उनको यदि आप सिखाएं वो नहीं सीख पाते हैं। बहुत अच्छा गाने वाले लोग, उनसे आप बिल्कुल बेसिक में निकल आइए, उनको कहिए आप कि आपको सारेगामा बजाने से करना है, उनको बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये मेरा ऐसा नहीं था। मेरे गुरुजी एक बात उत्तम महाराज जी कहते थे कि मोहन जी, यदि बचपन से किसी पे ये आदत पड़ गई किसी सुंदर गाने को अंदर अंदर आस्वाद करने की, बहुत अच्छा आप गजलें गाते हैं, गीत गाते हैं कुछ, लेकिन यदि वो गीत गाने के बाद या लाइट संगीत को कोई चीज गाने के बाद पीछे को लौटता है कि आपको जे गुरुजी मेरे जो है तबले में जब कोई बोल पढ़ते थे तो वो कहते थे देखिए कि आप कोई बोल है कि देखिए कृधन न करते दगे धन न करते दगे दान करते देख न दा दा करता करता तक धन करते दग दा करता करते धन करते दग दा करता तक धन करते दग दा करता। तो ये जो कहते थे उनका, इनका जो एक वो जो भावा व्यक्ति है, वो जो यति का प्रयोग है, वो जो लय का जो प्रयोग है, वो मन के अंदर इस छोटे से क्षेत्र में ऐसे बसा मेरे कि मैं फिर तब दुनिया का कोई भी आनंद है वो मेरे लिए गौण होता चला गया, कोई मतलब नहीं उसका। मैंने ऐसी चीज प्राप्त कर दी जैसे ईश्वर ईश्वर की उपासना होती है, जैसे ईश्वर को पाना होता है। और आज तक वो उनकी एक बात मुझे फिर याद आई, वो कहते थे ज्ञान ऐसा सीखिए जिसमें एक जगह में रहकर के आपको इन्फिनिटी दिखाई दे, तब आपको आनंद आएगा। ये भी कोई ज्ञान हुआ कि ये सीखिए आपको ये मिल गया, ये सीखिए आपको ये मिल गया। तो वस्तु तो अब मुझे इस उम्र में जाकर के ये एहसास हुआ कि अंदर से दरबारी रखो, व्यवहार में बिहाग रखो, और अपना अंदर से जो है जगत के प्रति राग मारवा रखो, और अंदर से आप यमनत्व रखो, और आप जो है पूजा करो तो अंदर से भोपालीपना उसमें आना चाहिए। तो ये चीज, इस प्रकार के रागों को, समस्त रागों को अपने अपने अंदर बैठा करके भाव है उसको वो व्यक्त करते थे, ये खास बात है। अच्छा, अब इस संतूर की फिर याद आई
कि साथ साथ में क्या होता गया कि मुझे हारमोनियम बजाने का बड़ा शौक था, लेकिन जैसे इस साज के बारे में बड़ी गौर था, जितना पॉपुलर साज है उसमें कहते हैं हमको ही बजाना आता है, हमको तबला बजाना आता है, हमको। मैंने बचपन से आज तक मैंने कंप्रोमाइज कभी किया ही नहीं इसके साथ। कभी इधर उधर से मैं गाना बजाना करके आ रहा हूँ, इधर से कभी रामलीला में गए, कभी किसी के साथ बैठ गए, लेकिन घर आके मैंने रागदारी संगीत के बारे में ही सोचा है। और जैसे कहते हैं ना, संगीत के विद्यार्थी के लिए 3 चीजें बड़ी आवश्यक है। एक होता है आदत, दूसरा होता है जिगर, और तीसरा होता है हिसाब। आदत मेरे बचपन से थी। जिगर, म्यूजिकल टेम्परामेंट जो तो होता है वो सबके अंदर नहीं होता। म्यूजिकल टेम्परामेंट ये एक्वेंटेड भी होता है, एक्वायर भी करना पड़ता है। बल्कि मैं ये कहूं 99% जो है आपको साधना से मिलेगा, और साधना करने के बाद आप उसको फिर धन्यवाद करो कि इसने आया। ये नहीं कि थोड़ा बजाए फिर कहने लगे कि भाई मुझे जो है ये करना है, ये करना है। ऐसा नहीं, एक जगह शांत करके ये सीखा जा सकता है, सीखना चाहिए इसे। ये हमारा, पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद मैं गढ़वाली हूं। पहले मैं अपने राष्ट्रीय धरोहर जो है, अपना शास्त्रीय संगीत, उसके बारे में पहले पूरा जानो। एक एहसास मुझे गुरुजी का कथन में याद आया। वो कहते थे हमारे पहाड़ों में चारों सामवेद रचे गए, लेकिन उसका एहसास कि बहुत कम लोगों को है। उसका सामवेद यहाँ रचा गया, लेकिन सामवेद से संबंधित यदि मैं कुछ बजाने लग जाऊं यहाँ पर, तो लोग बगले झांकने लग जाते हैं। उसके बाद अब मैं देखता हूँ कि कोई मैं राग बजा रहा हूँ, हालांकि अभी समय लगेगा, इधर 100 साल अभी बाकी और लगेंगे मेरी जाने के बाद, तब एहसास होगा कि कोई राग भी कोई चीज है। एक व्यक्ति था जो राग को साधता था यहाँ, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पहाड़ में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ऐसी पहाड़ की, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मतलब एहसास मेरा ये रहा कि आपसी वातावरण मेरे साथ ना कोई सीखने वाला, ना सिखाने वाला। और इस तरह की दोयाम प्रकृति का जो अंदर एक एहसास होता है ना, कि खुद सुनो, खुद सीखो, खुद एहसास करो, खुद जानो मैं कहां जा रहा हूं, खुद ये जानो कि सामयिकता में क्या हो रहा है दुनिया में, खुद ये जानो कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी क्या कर रहे हैं इसमें, और लोग क्या कर रहे हैं इसमें प्रयोग। तो मैं बड़ा, अब सुनने में एज ए लिसनर जो है मैं बहुत रहा। आप देखिए, जब से पत्रिकाएं चलती थी, उसके बाद आपका कैसेट्स, उसके बाद आपका तमाम कम्युनिकेशन के तमाम माध्यम आते रहे, तो इतना मेरा कलेक्शंस में रखा हुआ है। एक राग के 1000 लोगों द्वारा गाया गया। इंस्ट्रूमेंटल में इतना ही नहीं है, डांस में बड़ी रुचि है मेरी। मैं जब देखता हूं उसका, तो मुझे एहसास होता है कि यार इसके जो पद चिन्ह है वो यही तो है, ये संतूर का तो है, सब लय प्रयोग, ये सिर्फ उसका माध्यम उपादान बदल जाता है, चीज एक ही है। सबका उद्देश्य है सौंदर्य को प्राप्त करना, उस उपासना में जाना। तो इस तरह से मैंने इसको सीखना शुरू किया, और आज तक मैं ये सब सीख ही रहा हूं उससे। अच्छा, दूसरी चीज इसमें और जो विधाएं थी, जैसे मुझे एक लोक संगीत से बड़ा प्रेम है, अपना ही नहीं सारे भारत का। सब, हमको कभी ये मन से कभी नहीं कहना चाहिए मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, बल्कि शुद्ध वाक्य ये है, अब मेरी समझ में आया कि मैं क्या पसंद करता हूं। ऐसा पसंद वाला नहीं, कोई खा थोड़े रहे हम लोग, ये कहीं रहे थोड़ी रहे। आज मुझे पता, आज से रागेश्वरी में जब बजाता था, आज से 10-15 साल, तो बड़ा मुश्किल होता था कि भाई ये गा पे कैसे जाएं, मध्यम को कैसे लें, और गा से ऋषभ को भी लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, गामा धा माधा गा मा, इसका क्या प्रारूप है, तो ये लेना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन धीरे धीरे रियाज की कोई हद नहीं मेरे पास। रियाज में मैं सुबह से 9 बजे बैठ जाऊं तो रात के 9 बजे उठता हूं। मैं बैठने के मामले में कहीं पे आदत, जिगर हिसाब ये मेरे अंदर इतना कूट कूट के भरा हुआ था, यही मुझे आगे ले गया। और आज भी इस चीज का एहसास मुझे नहीं, जैसे कोई कहता है ना कि आपने इतना सीख दिया, आप कहाँ किस स्तर पे बजा रहे हैं। आप देखिए कि आजकल तो लोग क्या कहेंगे आपको कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, और आपका फलान कितने, कहाँ कहाँ क्या हिसाब किताब है। लेकिन मेरा क्या है, मैं तो कहूँगा भाई मेरे पास जो राग मारवा है, क्या है, राग सोनी है, राग रेवती का, लेकिन इसको एहसास कर एक सोच मेरी बनी अंदर कि मैं अपने यहाँ पर गढ़वाल में रह करके कुछ लोगों को सुनना सिखाऊं, कुछ लोगों को। जब आप मुझे सुनेंगे तभी आप शिव कुमार शर्मा जी को भी सुनेंगे। ऐसा नहीं होता कि क्या होता कि आप बड़ी ऊंची सोच लेके बैठते हैं कि हाँ पंडित जी ने क्या बजाया, अरे जानो तो सही पंडित जी क्या बजा रहे हैं संतूर में, देखिए सही, सारा साज जो है आत्मसात कर लिया, सारा साज देख लिया, उसको पूरा से तो बजाने से ही नहीं आया। उसका जो ग्रामेटिकल जो फाउंडेशन है, उसका नॉलेज में सबको देता रहता हूँ। ताल क्या है, सुर क्या है, लय क्या है, रागों की समझ क्या है, उसको कैसे सुना जाए, उसको कैसे इम्बाइब किया जाए, ये मेरी एक इसमें यात्रा रही। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक, क्योंकि संतूर में जो है
एक होता है धुन अंग। मैं धुन एक बजाऊंगा, लेकिन धुन का भी शाब्दिक अर्थ सभी लोग नहीं जानते। धुन माने होता है, देखिए धुन का जो आप एक जनरल जो ओपिनियन है वो ये होती है कि धुन जो है किसी गीत का स्वरमयी जो आवरण है उसको हम बजाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। धुन का अर्थ होता है कि आप कुछ ऐसे राग हैं शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में, कि जिनका एक अपना एक कैरेक्टर नहीं है। जिस तरह से जैसे भैरवी है, तो भैरवी शुद्ध भैरवी हो सकती है, लेकिन उसमें शुद्ध रे या शुद्ध धा लग जाता है। ऐसे बहुत से, जैसे शिवरंजनी है, ऐसे कुछ इस प्रकार के राग हैं जिसमें बिना दूसरी स्वर की अपेक्षा, कोई स्वर लेने की अपेक्षा वो राग रक्तिमय या उसमें रंजकता नहीं आती। देखिए जैसे भोपाली है, 5 स्वर उसमें यूज होते हैं, बहुत बड़ा राग है, बहुत गहरा राग है, उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप पीलू बजाइए, आप थोड़ा सा देर में आप समझने लगेंगे उसके क्या क्या उसकी इम्प्रोवाइजेशन से क्या है, वो बड़ी कैद हो जाती है इसमें। तो ये इसमें बेसिक अंतर है। तो मैं थोड़ा सा इसमें एक राग पहाड़ी लेकर के, और पहाड़ी में, पहाड़ी का हमारे यहाँ क्या है, इधर गढ़वाल की इधर पहाड़ी में उसका चलन किस तरह से है, और शास्त्रीय संगीत की पहाड़ी है उसमें क्या अंतर है, और उसके बाद मैं नेगी जी का कोई एक गीत आपको सुनाऊंगा जो इस संतूर के बिल्कुल नजदीक है। असल में नेगी जी के सारे गीत ही इसमें बहुत अच्छे लगेंगे। एक तो स्टेगोटो टाइप के हैं, मतलब ध्वनि काट काट करके जो है वो जो गाने होते हैं वो बहुत अच्छी इसमें लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक आपके सामने राग पहाड़ी में एक उसका पहाड़ी बजा करके उसमें एक गाना आपको सुनाता हूँ।
शास्त्रीय संगीत हो गया। एक नेगी जी का एक दूसरा गीत है, तो स्वर यही रहे और इसमें मूर्छना सिद्धांत के आधार पे हम उसका सी जो है ट्रांसफर करके उसे बजाए, तो वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, अब एक मुझे मुझे अनिल बिष्ट जी का एक गाना है, तो वो इतना पॉपुलर हुआ, ए जय भानुमति। अब देखिए कि मुझे ये रचना भले ही मतलब ये आमोद और ऐसे ही मतलब नाचने गाने का एक कंपोजिशन हो, लेकिन मुझे उसका तर्ज जो है इतना सुंदर लगता है, इतना अपने आप में कंप्लीट है। इस तर्ज का और डोगरी जो धुन है वो इतनी साम्यता है कि स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये डोगरी है कि पहाड़ी है। अब देखिए, अजय भानुमति का जो है, यदि आप इसको इस परिदृश्य से देखें कि ये बड़ा ही रिच कंपोजिशन है, तो मैं इसे बजाता हूं। देखिए इसमें क्या, इसको मैंने बजाया, लोगों के सामने बजाया ऐसे, कंपोजिशन थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन यदि उसका सुर आप ले लें बाहर, तो ये कितना रिच कंपोजिशन हो जाता है। इस सुनिए जरा। पहाड़ी में ऐसा कोई कंपोजिशंस नहीं जिसमें सारे पा इस वजह से इस्तेमाल होता है। देखो, अब ये कंपोजिशंस में, क्योंकि मेरे हाथ में ये दो कलमें हैं और इसमें सुर भी पैदा हो रहा है और साथ साथ में लय भी पैदा हो रही है।
अब अपने क्षेत्र से के हिसाब से यदि इसको बजाया जाए, यहाँ कि इस धुन में थोड़ा सा ढोल दमाव का एक अंश है, तो कैसे इसका प्रयोग हो जाएगा, देखिए। अब देखिए, तो इस क्षेत्र की जो लचक है वो इस कंपोजिशन में आ रहा है, देखिए। तो इस धुन को सुनने के बाद कोई कह सकता है ये कश्मीर का साज है। साज जो है ये इतना आगे चला आया कि आप इसमें आसामी बजाइए या गुजराती बजाइए, कुछ ही बजाइए, वो वहां का साज बन जाता है। ये एक खास बात इसमें है। अच्छा, अब एक देखिए, अब थोड़ा सा इसमें गजल का जो है या गीत का किस ढंग से इसमें यूज हम करेंगे इसमें, या किस ढंग से यूज किया जा सकता है ये। अब देखिए, जैसा थोड़ी दूसरी धारा हो गई, देखिए। फिर मैं आपको सॉन्ग सुना रहा हूं, देखिए। एक ही हो गया। अच्छा, अब देखिए, इसका मैं इसी स्केल पे सा बदल दूं तो उसका क्या एक आनंद आएगा, देखिए। ये भी एक फिल्मी सॉन्ग है, थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है। एक और मुझे गीत याद आया, इसी छंद में, इन्हीं स्वरों पे।
बड़ा अच्छा लगता है। इसी टाइप में देखिए, तो फिल्म भी हो गया और लोक संगीत भी हो गया। अब मैं जहां से शुरू हुआ था, राग रागिश्री, उसमें थोड़ा सा इसका जोड़ मैं आपको सुनाऊंगा और वहां से मैं इसे समाप्त करूंगा। देखिए, इस राग को ऐसे भी एसोसिएट कर सकता है आदमी कि आपने एक इसमें कुछ फिल्मी गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे, या एक जगजीत सिंह की गजल है कि उम्र जलवों में बसर हो, कोई जरूरी तो नहीं, ये मुझे याद आया इस कंपोजिशंस में। तो इस ढंग से इसको एसोसिएट करके इसको सुना जा सकता है इस राग। देखिए
एक बात मुझे और याद आई कि इस करीब मुझे स्टेज में जाते हुए जो है 14-15 साल करीब हो गए मुझे। और उसमें जो मेरे साथ जो विशेष रूप से जो जुड़े हुए हैं, जिनका मेरे साथ बल्कि घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही मेरे घर पे आना और मेरे साथ बजाना और वर्षों से संबंध है, तो एक एक मेरे बिल्कुल वो उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा इस समय। वो है संतोष पांचाल जी। बहुत अच्छा तबला बजाते हैं और मेरे साथ उनका ट्यूनिंग, मेरे साथ एक ताल से लय जब मिल जाता है और मेरी ऊपर मेरा जो इम्प्रोवाइजेशन है वो जब खुलने लग जाता है, तो मैं मानता हूँ कि भाई कोई मेरे साथ कोई ठीक, तो उसको थोड़ा सा संतूर अंग से बढ़ाना, संतूर अंग से ही हाथ चलाना ही चलना है। तो उनका मिजाज इतना सुंदर मुझे लगा और उन्होंने भी बजाया है, लेकिन मैं संतोष जी का विशेष जिक्र करना चाहूंगा। अच्छा, दूसरी बार मैं बड़ा इसके साथ लगाव एक रहा, तो हारमोनियम में मेरे बहुत दिग्गज जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ बजाया। अब देखिए आप कि जीवन की शुरुआत मेरी तरह से हुई कि हारमोनियम में पहले गढ़वाली गीत बजाना, रामलीला के गीत बजाना और तरह तरह की जो सांस्कृतिक गतिविधियां जब होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना। लेकिन देखिए, एक बार यदि हाथ में वो रंग चढ़ जाए तो फिर आप सड़ज और ऋषभ गांधा बहुत दूर की बात हो जाती है। देखा कि हारमोनियम में बहुत लोगों के साथ, मतलब बहुत ही नामी ग्रामी लोगों के साथ मेरे बजाने का मुझे मौका मिला। और वहां कभी मुझे मौका मिलेगा, कभी इस प्रकार का अवसर मिलेगा, तो मैं यहाँ हारमोनियम में किस प्रकार से मैंने सोचा इसके लिए कि कैसे इसको इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, कैसे इसमें ताल का रूप होना चाहिए, कैसे इस तरह मेरी मेरे साथ, मतलब ये वाद्य यंत्रों की जो विशिष्ट शैलियां हैं ये वर्षों से जुड़ी रही। उसका जो अप्रोच है उसको साथ में लेकर के मैंने काम किया। उसमें मनोरंजन की बात बिल्कुल नहीं, ये नहीं कि मजा आ गया, ये नहीं। उसके पैरामीटर, उसका जो स्टैंडर्ड है बहुत, उसमें बहुत ही कसौटी में खरा उतर गया कि हारमोनियम का सा लगाना का संतूर के सा लगाने में जमीन आसमान फर्क है। एक टेम्परामेंट होता है साज का, एक फील होता है। ये नहीं कि संतूर बजा रहे तो हारमोनियम दिख रहा है, हारमोनियम बजा रहे तो संतूर दिख रहा है, तबला बजा रहे तो ढोलक दिख रहा है, ढोलक दिख रहा है तो कोई और साज का इम्पैक्ट उसमें दिख रहा है। नहीं, जब आप संतूर बजाएं तो संतूर के होके रह जाए। तो ये बात है, साज का जो एक रंग ढंग है वो एक कहना चाहिए कि दुनियादारी से जो बाहर का जो एक जो आउटवर्ड जो का जो जितना भी है वो उसको हटा करके और बिल्कुल चिंतन में पूरा कंटेम्पलेशन करके पूरे जब सोचा जाएगा, तो सच में साज की जो एक अंदरूनी जो एक शख्सियत होती है ना, वो आगे उभर के उसमें आती है। ये महसूस मैंने यहाँ किया है। हालांकि बहुत लोगों को थोड़ा सा एक गलत फहमी हो जाती है इसमें कि हम बजाएं तो लोगों के लिए, हम कोई चीज साधना करें तो किस लिए, इसमें तो ना पैसा है ना इस तरह से। नहीं, मेरा मानना यह है कि यदि आर्ट को लेके चलना, ललित कला में कोई भी ललित कला हो, इसमें यदि या जो भी आदमी का शौक है तो उसमें इसमें मिलता कुछ नहीं। वो तो फिर आर्टिस्ट ही जानता है मुझे क्या मिला। बाकी बहुत कुछ खो करके, बहुत कुछ खो करके थोड़ा सा गेन होता है। ये मैंने अपनी इस लाइफ, थोड़ी सी लाइफ में इतना जाना कि भाई बिना इसमें संघर्ष किए हुए, बिना इसमें किसी की बात में। अच्छा, दूसरी चीज, आप मुझे फिर एक अपने गुरुजी की एक कथन फिर याद आया। हमेशा इसके साथ ये प्रॉमिस मत कीजिए, संकल्प या कभी ऐसा होता है, इसको मन में बिल्कुल मत रहे कि ऐसा होता है। हो सकता है 10 साल के बाद कुछ और होता, 20 साल के बाद कुछ और उसका कंसेप्शन बन जाए। तो धीरे धीरे क्या, मैं जो पहले सोचता था कि साइज का ऐसा है, धीरे धीरे पता लगने लगा कि सरोद का सा लगाना कुछ और है, सितार का सा लगाना कुछ और है, और हारमोनियम का सा लगाना और है। इसमें एक टेक्निकल तकनीक बात वाली ये है कि जिस साज में सरगम या सारेगामा पाधा निशा निकालने के साधन जितने सरल होते चले जाएंगे, वो कठिन होता चला जाएगा। उद्देश्य ये है कि हारमोनियम में सा बजाओ, उसकी वैल्यू दो, धौकनी दो और आपका सा बजने लगेगा। लेकिन यदि मर्म अंदर नहीं है, मर्म नहीं है कि इसका सा इस तरह से आना जो है, स्टैंडिंग है, इसकी जो आपसी जो जो उसके तौर तरीके हैं हारमोनियम में, फर्क, संतुलन में फर्क है। अब हुआ यूं, इन चीज का फायदा क्या होता है कि तबला उसको इसमें आप अभिव्यक्त करते हैं, गायकी आप सीखते हैं, कोई भी प्रकार, तराना, ध्रुपद, ख्याल और भी जो शास्त्रीय संगीत की विधाएं हैं, गजल गीत, सबसे फायदा होता है, बशर्ते दृष्टि जो है बहुत जरूरत है।
मुझे सितार पसंद नहीं है। मैंने कभी जीवन में ऐसा नहीं किया कि मैं पंडित रविशंकर जी को भी सुनता हूँ तो उस्ताद विलायत खान साहब को सुनने की तहजीब, ये नहीं कि उनको सुन रहे हैं रविशंकर जी को तो चश्मा पहना हुआ विलायत खान साहब जी का, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा क्यों नहीं बजा रहा है, ऐसा क्यों नहीं बजा रहा है। ये मेरे साथ नहीं। इतने से छोटे क्षेत्र में देखिए, मैंने कहा एक बार, मैं आर्टिस्ट जब मिलता हूँ कहा यहाँ जो है मैं तानसेनी साधना कर रहा हूँ यहाँ पे। वो इस तरह से देखिए, साज उपलब्ध करवाना, ये तार देखना, आपको पता है, आप पता होना चाहिए कि इसके जो वायर है ये इतने एक्सपेंसिव हैं, इसको लगाना, और फिर लग तो रहा है आपको कि मेरे हाथ में कलम है, लेकिन आप यदि इसको पकड़ेंगे, एहसास करेंगे तो आपको चंद मिनट में पता लग जाएगा कि मतलब क्या इसमें क्या दर्द है, क्या रियाज, क्या इसमें क्या पीसना पड़ता है, क्या रियाज करके वो चीज निकलती है। तो ये चीज। दूसरी चीज, ताल और लय, इस पे जब अधिकार होता है तो आप समझने लग जाते हैं कि लय में स्वर कहां पे है, स्वर में लय कहां पे है। और तबले वाला ठेका दे रहा है, कोई भी ठेका दे रहा है, कहीं का भी किसी की है, लेकिन बशर्ते आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि आप इम्प्रोवाइजेशन का काम, जैसे मैंने दिखा, जैसे रागों का थ्योरी जो टाइम थ्योरी है, तो हर एक वक्त मुझे गुरु लोग याद आते हैं, और गुरु लोग जो बात कहते हैं उसमें निष्क्रियता होती है। जब तक हम हमारा पार्टिसिपेंट 100% नहीं होगा उसमें, तब तक हम उनकी बातों का एहसास नहीं करें। उन्होंने बात तो कह दी, उन्होंने बात तो कह दी, लेकिन वो सशब्द क्रिया घूमता रहना चाहिए। वो उसका अर्थ बार बार उम्र के हर पड़ाव पे उसका अर्थ फर्क होना चाहिए। मैंने संतूर के बारे में एक चीज सोची कि ताल विद्या का रूप से इसमें ताल का रुझान भी है और स्वर का रुझान भी है। तो मैं तबले का उपयोग करके इसमें बजाता हूं उसे, लेकिन स्वर को अपनी जगह रहने देता हूं, उसकी मेलोडी, उसकी उसका जो एक भावात्मक जो पक्ष है उसको रहने देता हूं। और जहां तैयारी वाली बात है उसमें जो तान का प्रारूप है, तिहाइयों का प्रारूप है, और भी जो उसमें जो तौर तरीके हैं, और जो मन में एक दो ये संगीत में दो चीजें होती हैं, एक होता है सूझ और एक होता है बूझ। सूझ माने होता है कोई राग में बजा रहा हूं तो मुझे थोड़ी मालूम है कि मैं नीसा धा नी रे सा नी धा नी रे, वो तो ऐसा एक साथ सूझ, मतलब में आत्मा में सांगीतिक सेंटेंस आना, ये मैंने बजाना है, और एकदम से आत्मा गवाही दे दे कि भाई ये जो है इसके साथ मिल करके एक म्यूजिकल सेंटेंस बनाया। इसके लिए बहुत रियाज की आवश्यकता है, बहुत सोचने की आवश्यकता है कि कहां पे कौन सा स्वर किस लगाव से लगेगा। अब देखिए, यही मैं लगाऊं, देखिए ये फर्क करता है। एक स्वर में ठहर जाओ, उसका आनंद और, एक स्वर को दूसरे स्वर से लो, उसका आनंद और, एक स्वर में आगे का स्वर लो, उसका आनंद और, एक स्वर में दो तीन स्वर का उसमें रखो प्रभाव, उसका आनंद और। इस तरह का ये जो, क्योंकि संगीत में गीत जो शब्द जुड़ा हुआ है, अप्रवणता का गुण जो है, लोगों को गुण है गीत में, वो इंस्ट्रूमेंटल में नहीं है। यही कारण है कि वाद्य यंत्र की भाषा समझना मुश्किल होता है, और इसलिए इसको सार्वकालिक एक तथ्य माना गया है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो, इसलिए है इसमें भाषा का योगदान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि तंत्र वाद्य में, तंत्र की जो विद्या है वो विशुद्ध संगीत की होती है, क्योंकि संगीत में लय, ताल, सुर, भाव बजाते हैं तो विशुद्ध होता है। और किसी गीत के सापेक्ष बजाना, गीत को लेकर के मन में रख देना, ये नहीं। हालांकि ख्याल में भी बंदिश है, द्रव्य में बंदिश है, लेकिन उसमें क्या है, सुर आगे है, शब्द पीछे है। इस तरह से जब संगीत साधना होगी तो मेरा मानना है कि वो जरूर जो है वो सफलता उसको मिलेगी। अपने तक पहले आप व्यक्तिगत उसका अनुभव करें, तब दूसरों को करवाए। संप्रेषण किसे कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे, संप्रेषण की कला, कम्युनिकेशन की कला जो है, जब पहले जिस भाव को आपने वर्षों तक अनुभव किया, उस भाव को मैं लोगों तक पहुंचा दूं, ये है सांगीतिक संप्रेषण। संप्रेषण के अंग तरह तरह के हैं, लय है, ताल है, जो ना जानने वाला व्यक्ति। बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा भी एक समय आया कि सामने जानने वाला व्यक्ति है तो डर सा लगता है, उसको 15-30 साल बजाते बजाते हो गए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज रागेश्वरी में बजाऊंगा मैं, और धीरे धीरे सांप पे उंगली चलती है, धीरे धीरे फिर वो एक भाव बनने लगता है। लेकिन
खास बात क्या, कि मैं जब घर में कभी साधना करता हूँ बैठ करके, अपने सामने किसी को नहीं बैठाता, कोई नहीं, दिखाने का नहीं, पंप एंड शो बिल्कुल नहीं। आप अपने में क्या है, अपने में क्या। हमारे गुरु जी एक बात विशेष रूप से कहते थे कि इसके हाथ में तबला दे दो, कहो कि यहां से वहां चले, मैं बता दूंगा ये तबला सीख सकता है कि नहीं सीख सकता। देखिए, हथौड़ी से पता लग जाता है, तबले में हथौड़ी के प्रयोग करने से पता लग जाता है कि ये किस प्रकार, ये कूड़ का है तबला है कि विद्वत जन का तबला है। ये छोटी छोटी बातें जो है, ये सब मैं इन लोगों से सीखना, और भी जो मेरे जो अब आदर्श, तो जो भी जहां जहां से आपको मिले उसको लेते रहना चाहिए, और सुंदर आप इंटरप्रेट करें उसको अपने रंग में, उसको बहुत जरूरी है जाना। अब दानिशा का माधानिशा ही तो है ही, लेकिन यदि मैं और उसकी गहराई में जाके बात करूं तो उसका कुछ और निकलेगा, कुछ और होगा, मध्य सत्य में कुछ और होगा, तार में कुछ और मंदिर में कुछ और, तीनों जब वो राग का जो नेचर बनेगा वो मेरा स्वयं का अपना सोच होगा अपनी। तो रागों का जो टाइमिंग है, इसको सुबह गाना चाहिए, इसको दिन में गाना चाहिए, इसको रात्रि में गाना चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि जैसे सुबह का राग होगा उसको इस समय बजाऊंगा, रात में देखते हैं कि वो माहौल पैदा नहीं करता। अब यदि देखिए मनोवैज्ञानिक रूप से तो राग भैरव सुबह होना चाहिए और ये होना चाहिए, लेकिन उसको विपरीत समय में बजाइए, ये भी साधना की कसौटी है। यमन को सुबह बजाइए, ये भी साधना की कसौटी कि आपको समय की कोई जरूरत नहीं, जब चाहे आप राग कसो अवतरित करने के लिए आप निपुण है। इस तरह का ये सारी चीजें मुझे गुरु लोगों से सुन करके, किताबें पढ़ करके, और जैसे मैं एक तो मुझे अपने जीवन में पढ़ने का बड़ा शौक रहा है, इसमें बहुत ज्यादा एक शौक रहा है, कि बल्कि मैं ये कहूं कि उतने जितने साज है मेरे पास उससे ज्यादा मुझे जो है सब वाद्य यंत्रों के जितने होते हैं, बल्कि अब विश्व के जितने साज हैं, जितने भी फोक हेरिटेज के जितने फोक जो भी साज हैं, उसको सब पढ़ने का मुझे शौक। ये साज क्या कह रहा है, इसके लैंग्वेज के अपने फोक में भी आप देखिए, तो शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में अंतर नहीं, कुछ अंतर लोग कर देते हैं। शास्त्रीय संगीत ही परिष्कृत होकर लोक संगीत बनता है, क्योंकि अध्ययन के दृष्टिकोण से सारेगामा पाधानीसा पहले है, और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से लोक संगीत पहले है। ये अध्ययन की एक बात है भाई, पहले तो अखा गगा सारेगामा पाधानीसा होगा, उसके बाद भले आदमी को मालूम ना हो, लेकिन उसका प्रयोग विधि से स्पष्ट हो जाता कि आप जो है ये आपको ज्ञान है कि नहीं, आपके गाने से पता लग रहा है। आप लयकारी का आपको सापेक्ष ज्ञान है कि नहीं, आपके गाने से पता लग रहा है। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि लय में जाना सीखो, यति को जाना सीखो, कि इसकी जो आलाप की क्रिया है, ये मैंने क्या किया इसमें, उठाऊं देखिए, धी धिन्ना धा 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 धिन्ना धा 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 धिन्ना किट तक ती धिन्ना किट तक तिल तिल हिन तक तिल तक तिल हिन धा 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 धा। ये वादन शैली लेकर के कहीं ना कहीं मैं उसको प्रयोग करूंगा। अब चाहे तबले में कोई भी चीज है उसका प्रभाव यहाँ पे संतूर में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन स्वर ताल उसको ध्यान में देखते हो। ये नहीं कि लय का बड़ा प्रयोग है, ये नहीं कि स्वर ज्यादा दिख रहा है। तो मैं फिर अंत में अपने कार्यक्रम का समापन करूंगा, एक फोक ट्यून से करता हूँ, मेला भी उस पर है। असल में ये साज इस प्रकार का है, इसका ट्यूनिंग जो सिस्टम है यही बड़ी साधना की चीज है। कौन सा स्वर बाई तरफ रखना है, कौन सा स्वर दाहिने तरफ रखना है, ये सब जानने से नहीं। यदि आपको पता है कि ललित का बड़ा महत्वपूर्ण है तो दाहिनी तरफ जाएगा, बाई तरफ जाएगा, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप राग विद्या को कितना ज्यादा है, उसको उस हिसाब से बाएं और दाहिनी तरफ रखेंगे। इसके लिए जानना कितना जरूरी है, ये यमन का गांधार कितना महत्वपूर्ण है, इस तरह से इसको सीधी रो में रखा जाए या इसको बाई तरफ रखा जाए, या जिसमें दोनों गांधार रखे हैं वो किस तरफ, ये ट्यूनिंग सिस्टम का है। तो ये इसलिए मैं जो है सारे गीत इसमें बजा नहीं सकता, क्योंकि ट्यूनिंग सिस्टम मैंने राग का चुनाव और अन्य इसमें गीत बचे हैं उस सुविधा के अनुसार इसे मिलाया। तो मैं कार्यक्रम का अंत जो है एक लोक एक धुन है उससे करना चाहूंगा।
नमस्कार।